हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कोहल वर्ग पे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वाइगोस्की पे, जीन पियाजे पे और बीएफ स्किनर पे। तो आज आइए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे लॉरेंस कोहल वर्ग को। दोस्तों, इनका पासवर्ड है नैतिक दुविधा। दोस्तों, कैसे पढ़ता है व्यक्ति किसी दुविधा में, कैसे समझ नहीं पाता कि सही क्या है गलत क्या है, किस तरफ जाना है, दाएं जाना है या बाएं जाना है। तो आइए उसको समझेंगे कैसे पढ़ता है व्यक्ति दुविधा में। इन्होंने अध्ययन किया था एक हिंज नाम के व्यक्ति पे, जो कि था अमेरिका का निवासी, और इनके अध्ययनों में शामिल थे 10 से 16 वर्ष के बालक। इन्होंने केवल बालकों पे अध्ययन किया था और बालिकाओं को शामिल नहीं किया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने केवल बालकों पे अध्ययन किया है, बालिकाओं को वरीयता नहीं दी है। तो दोस्तों, वो कौन सा मनोवैज्ञानिक है? लॉरेंस कोहलबर्ग। तो आप इसको समझ लीजिए कि कौन सा वैज्ञानिक है, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो आइए आगे बढ़ेंगे। नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा क्या होती है दोस्तों? सही और गलत के बीच में फंस जाना, डिसाइड न कर पाना कि क्या सही है और क्या गलत है, नैतिक तर्कणा कहलाती है। इसी का दूसरा शब्द है नैतिक दुविधा। जब नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा दोनों शब्द एक साथ आए, जब नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा दोनों एक साथ आए, तो हम नैतिक तर्कणा को वरीयता देंगे दोस्त। तो आप सबसे पहले नैतिक तर्कणा पे टिक लगाएंगे। यदि नैतिक तर्कणा नहीं आया है तो हम नैतिक दुविधा को टिक करेंगे। तो आगे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए हिंज की कहानी के माध्यम से इस नैतिक दुविधा को समझने की कोशिश करेंगे। कोहलबर्ग किस तरीके से हिंज पे अध्ययन करते हैं और किस तरीके से उस अध्ययन को फिर बालकों के बीच में प्रस्तुत करते हैं और बालकों के फीडबैक को लेने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। एक हिंज नाम का व्यक्ति था जिसकी बीवी कैंसर से मर रही थी, और दूर दूर तक कहीं कैंसर का इलाज नहीं था। और तभी उसी बीच पता चलता है हिंज को कि एक डॉक्टर ने कैंसर की दवा बना ली है। तो जैसे ही हिंज को पता चलता है, वो दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैंसर से मर रही है, मुझे ना आपने जो दवा बनाई है वो मुझे दे दीजिए। तो डॉक्टर ने जैसे ही अपना पहला पेशेंट देखा, तुरंत डॉक्टर के भाव बढ़ गए और वो अपने आप को ये समझने लगा खुदा। और उसने अपनी दवा के दाम कितने कर दिए? 10 गुना बढ़ा दिए। अब बेचारा हिंज एकदम गरीब लाचार व्यक्ति, उसके पास कहाँ थे पैसे। सुन के चला गया कि नहीं है पैसे मेरे पास। अब जाके अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से और अपने रिश्तेदारों से थोड़े बहुत इकट्ठे पैसे करके लेके आता है और फिर से कहता है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, मैं कुछ पैसे लाया हूँ, अब मुझे दवा दे दीजिए। लेकिन डॉक्टर कहाँ मानने वाला था, डॉक्टर ने फिर से मना कर दिया। अब हिंज इतना कंफ्यूजन में था, इतना दुविधा में था कि अब वो क्या करे। अगर वो दवा नहीं लेके आता है तो उसकी बीवी मरी जा रही है, वो डेफिनेट मर जाएगी अगर उसको दवा नहीं दी जाएगी। तो अब उसने ना आव देखा न ताव, और उसने क्या किया, डॉक्टर साहब के घर का दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजा तोड़ के और दवा निकाल ली। अब यहाँ पे ये निर्धारित नहीं हो पाता है कि क्या हिंज ने जो किया वो सही था। अगर हिंज सही गलत था, अगर उसने डॉक्टर का घर का दरवाजा तोड़ के दवा चुराई, ये गलत है, तो डॉक्टर के द्वारा दवा का बढ़ाया हुआ दाम भी तो गलत है दोस्तों। अगर हिंज गलत है तो डॉक्टर भी गलत है। ना तो हिंज अगर हिंज अगर हिंज दवा को नहीं चुराता तो उसकी बीवी मर जाती। अगर बीवी को उसे बचाना है तो उसको नैतिकता को दांव पे लगाना ही होगा, उसे चोरी करनी ही पड़ेगी। तो वो फंस जाता है नैतिक तर्कणा में, नैतिक दुविधा में, कि वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी, अगर उसे बचाना है तो उसे चोरी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे और समझने की, विस्तार रूप से समझने की कोशिश करेंगे।
तो यही कहानी कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष तक के 72 बच्चों को सुनाई। तो बच्चे फंस गए किसमें? नैतिक दुविधा में। अब वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत है। हिंज ने सही किया या गलत? ऑब्वियसली दोस्तों कि एक बच्चा है, आप हैं या मैं हूँ, अगर हमारे माता-पिता के बीच झगड़ा हो जाता है, तो माँ कहती है, "ए उसके पास उनके पास मत जाना, पापा से बात मत करना।" और पापा कहते हैं, देखो मैंने मना किया ना, माँ से बात नहीं करनी है। तो बच्चा बीच में फँस जाता है कि माँ की तरफ जाए कि पापा की तरफ जाए। अगर पापा की तरफ जाता है तो माँ नाराज़ हो जाएगी और माँ की तरफ जाता है तो पापा नाराज़ हो जाएँगे। तो इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा। आइए और अब शुरू होते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के 3 चरण या स्तर और 6 अवस्थाएँ। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली अवस्था ले लेते हैं, पहला चरण है पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरावादी चरण या पूर्व आगे बढ़े देखेंगे पूर्व रूढ़िवादी चरण। यह चलता है दोस्तों 4 से 10 वर्ष तक और लॉरेंस कोहलबर्ग का पासवर्ड ही है नैतिक दुविधा। अब बच्चा कैसे फंसेगा नैतिक दुविधा में देखेंगे, समझेंगे। पहली अवस्था अहम केंद्रित अवस्था। बच्चा है स्वार्थी, केवल अपने बारे में सोचता है, अहम केंद्रित है, जो कि जीन पियाजे कहते भी हैं कि बच्चा अहम केंद्रित और स्वार्थी होता है। तो बच्चा स्वार्थी है, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है। पापा ये बड़ा-बड़ा चॉकलेट का डिब्बा लेके आए, लेकिन शेयर नहीं करेगा वो, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। पापा खिलौने का ये बड़ा कार्टून लेके आए, बहुत सारे खिलौने हैं उसमें। पापा कहेंगे भी कि बेटा इसको दे दे, उसको दे दे, नहीं करेगा शेयर क्योंकि वो कैसा बच्चा है? स्वार्थी बच्चा। अब बच्चा शेयर कब करेगा? जब बच्चे के ऊपर पड़ेगा क्या? दबाव। अब दबाव कैसे पड़ेगा? वो पड़ेगा नेक्स्ट सेकंड स्टेज में दंड एवं आज्ञा पालन। जब बच्चे को दंड की धमकी दी जाएगी कि अपने कुछ खिलौने भाई को दे दे। जब माता-पिता कहेंगे माता-पिता कहेंगे कि जब कुछ खिलौने भाई को दे दे नहीं तो क्या मिलेगा? दंड। पड़ेंगे क्या? डंडे। तब बच्चा पड़ेगा फिर दुविधा में। फिर वो सोचेगा कि अगर मैं नहीं देता हूँ तो मुझे माता-पिता, मेरे मम्मी-पापा मुझे मारेंगे और अगर मैं देता हूँ तो मेरे खिलौने चले जाएँगे, कम हो जाएँगे, क्वांटिटी कम हो जाएगी। अदरवाइज़ मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारी चॉकलेट है, ये सारी चॉकलेट मैं ही खाऊँगा। अब देनी पड़ेंगी तो इसमें से कम हो जाएँगी, सिर्फ़ मेरे लिए इतनी ही रह जाएँगी। कितनी दुविधा है दोस्तों, बच्चा कितना कन्फ्यूज़ है कि इधर जाएँ या उधर जाएँ, माँ की बात माने या नहीं माने, अपने लिए रखें या नहीं रखें। दोस्तों इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। आगे बढ़ेंगे और इसकी सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर देख लेंगे रूढ़िवादी चरण या परंपरावादी चरण या इसी को कहते हैं नैतिक चरण। यह चलता है 10 से 13 वर्ष तक और अब नैतिक दुविधा में फिर से फंसेगा कौन? बच्चा। कैसे फंसेगा? आइए देखेंगे। तीसरी अवस्था आती है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। इसका पासवर्ड है दोस्तों अनुकरण। पापा कहते हैं शर्मा जी के बेटे की तरह बन, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, कितनी मेहनत करता है, रात भर जगता है, कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, ये मोटा चश्मा लगाता है, तो उसकी तरह पढ़ाई क्यों नहीं करता, खेलने में लगा रहता है, मोबाइल चलाता है। ऐसे करके शर्मा जी का बेटा इतना अच्छा लगता है पापा को कि कुछ पूछो मत और हमें तो वो ऐसे समझते हैं जैसे कि हम बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं। तो बस अब वो ये चाहते हैं कि शर्मा जी के बेटे को मैं फॉलो करूं। तो दोस्तों अब क्या होगा कि या तो शर्मा जी के बेटे को मैं फॉलो करूं या फिर मैं क्या करूं, नेक्स्ट स्टेज में आ जाएगा आत्मनिर्भरता। या तो मैं बन जाऊं क्या? आत्मनिर्भर। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आत्मनिर्भर बनूं या फिर मैं शर्मा जी के बेटे को फॉलो करूं। अब दोनों के ही एक नेगेटिव पॉइंट हैं, वो कौन से? जिनको देख के मैं फँसूँगा किसमें? नैतिक दुविधा में। अब एक दिन क्या होता है कि अगर मैं शर्मा जी के बेटे को फ़ॉलो करूँगा, तो एक दिन क्या होगा कि शर्मा जी के बेटे ने कुछ कर दिया गड़बड़ और उसकी हो गई छवि खराब। अरे यार! इससे तो अच्छा था कि मैं आत्मनिर्भर ही बन जाता, वो ज़्यादा सही था। कानून और व्यवस्था को ही मान लेता, उसी के अकॉर्डिंग चलता तो कम से कम सही रहता, आत्मनिर्भर तो बन जाता, सेल्फ डिपेंड तो बन जाता। लेकिन अब क्या होता है, अब ये तो उधर का नेगेटिव पॉइंट सोच के ये मतलब
दुविधा में आया है, मतलब दुविधा में पड़ा है। अब हम इधर का नेगेटिव पॉइंट फिर सोचेंगे, अरे यार इतनी मेहनत कौन करेगा, मेरे से तो नहीं होगी इतनी मेहनत, रात भर जग के, और इतने नियम कायदा कानून और इतनी व्यवस्था में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, मेरे से नहीं होगा। इतने नोट्स बनाना, कैसे बनाऊंगा मैं इतने सारे नोट्स, कैसे करूंगा इतने सारे, इतने घंटों तक पढ़ाई कैसे करूंगा, इतना एकदम पंक्चुअल मैं कैसे बनूंगा। इससे तो अच्छा था यार शर्मा जी के बेटे को ही फॉलो कर लेते, कम से कम बने बनाए नोट्स तो मिल जाते मुझे, बस उनको याद ही तो करना होता। तो ऐसे पड़ जाता है व्यक्ति नैतिक दुविधा में। तो दोस्तों, ये आई थिंक आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, उदाहरणों के माध्यम से मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। और इसकी थर्ड स्टेज आ जाती है, थर्ड स्टेज को देख लेते हैं। उत्तर पारंपरिक अवस्था, या इसी को कहते हैं उत्तर रूढ़िवादी अवस्था या उत्तर नैतिक अवस्था। अब ये चलती है 13 से 16 वर्ष तक। अब फिर से बच्चा फंसेगा किसमें दोस्तों, दुविधा में। कैसे, आइए देखें। सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध में अपना अपना स्वार्थ, मतलब बच्चा क्या देखेगा, अपना स्वार्थ, अपना अपना हित देखो, अपनी अपना अपना स्वार्थ देखेगा। मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम मेरी मदद करो। चोर चोर मौसेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि चोर चोर मौसेरे भाई। आप दोनों ही चोर हैं और दोनों ही भाई हैं, ना तू कह मेरी और ना मैं कहूँ तेरी। तू भी जानता है कि चोर है और मैं भी जानता हूँ कि तू चोर है, लेकिन कहेंगे एक दूसरे की किसी से भी नहीं। तो इसी को कहते हैं अपना अपना हित साधना। अब इसी का जस्ट अपोजिट आ जाता है नेक्स्ट स्टेज पे, सार्वभौमिक नैतिकता। कहने का मतलब है गांधीवादी नैतिकता, कि परोपकार करो, अपना भला हो या ना हो। अपना भला हो जरूरी नहीं है, बस परोपकार करो, दूसरे का भला होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चा फिर से फंस जाता है किसमें दोस्तों, नैतिक दुविधा में। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कोहल वर्ग नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा को किस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं अपने अध्ययनों के द्वारा। आगे देखेंगे लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांतों की आलोचना। दोस्तों ये पहले भी बता चुके हैं कि लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्या है दोस्तों, कि इन्होंने अपने सिद्धांतों में महिलाओं को वरीयता नहीं दी है, उनकी चर्चा नहीं की है, सारे अध्ययन बालकों पे किए हैं, बालिकाओं को एक की चर्चा तो बिल्कुल भी नहीं की है, उन्हें शामिल नहीं किया है। तो ये उनका मतलब उनकी बहुत बड़ी आलोचना है, एक इनका माइनस पॉइंट है। अदरवाइज वो बहुत ही क्या कहते हैं सार्वभौमिक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे जो सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक हैं, एकदम तुरंत आप उन पे अध्ययन करके अप्लाई करके देख सकते हैं और उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ सकता है कि एक बच्चा कैसे पढ़ता है दुविधा में। तो आइए दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो, इसके माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।